मोहन अपनी पत्नी ममता, 5 साल के बेटे गोलू और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक रोज सुबह सुबह ममता नाश्ता बना रही थी और मोहन घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल धो रहा था। ये साइकिल मेरा बहुत बड़ा सहारा है। तभी घर के अंदर से ममता ने अपने बेटे गोलू से कहा, गोलू जाओ, पापा को जाकर बोल दो नाश्ता तैयार हो चुका है। गोलू बाहर भाग कर गया और अपने पापा से बोला, पापा नाश्ता तैयार हो चुका है, मम्मी बुला रही हैं। आपकी साइकिल तो बिल्कुल चमक गई। आप जाकर नाश्ता कीजिए, मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ। अरे वाह बेटा, तब तो मेरी मदद हो जाएगी। खैर, मोहन अंदर जाकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद मोहन अपनी साइकिल से ढाबे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर में मोहन अपने ढाबे पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक भी आ गया अपनी कार से। क्या बात है मोहन, आज फिर मुझसे पहले पहुंच गए, वो भी साइकिल से। खैर, थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी आने लगे। धीरे धीरे पब्लिक आने लगी और मोहन भी अपने काम में लग गया, क्योंकि मोहन खाना बनाने का काम करता था। तो इस तरह मोहन की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक रात जब मोहन अपने ढाबे से वापस घर लौटा तो देखा ममता और उसकी सास गोलू के सर पर पट्टी रख रही थी। अरे ममता, क्या हुआ गोलू को? अरे मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। देखिए ना, गोलू को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। मोहन ने अपनी साइकिल के आगे वाले डंडे पर अपना गमछा लपेट दिया और उसके ऊपर ही गोलू को बिठा दिया। इस तरह वो गोलू को लेकर डॉक्टर साहब की क्लिनिक पहुंच गया। अरे देखिए ना डॉक्टर साहब, इसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मोहन घबराओ मत, इस मौसम में ऐसा होता है। इसे बहुत तेज वायरल फीवर हो गया है। लगातार 3 दिन तक दवाइयां खिलाते रहना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से गोलू को लेकर जाओ और दवाई खिलाने से पहले कुछ खिला देना। तुम्हारे 300 रुपए हुए। डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी में पैसे लाना तो मैं भूल ही गया। मैं आपको कल ढाबे में जाते हुए रास्ते में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत दिनों से मटर पनीर नहीं खाया। कल मैं तुम्हारे ढाबे पर आऊंगा और इन पैसों के बदले तुम मुझे मटर पनीर खिला देना। मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आऊंगा। अरे अरे क्यों नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मोहन गोलू को लेकर घर आया, फिर उसे दवाई खिला दी। थोड़ी देर में उसका बुखार कम हो गया। 2 दिन में गोलू एक बार फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर एक रात मोहन घर तो लौटा, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि अपने मालिक के साथ। मोहन के हाथ और पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। ममता, उसकी सास और गोलू उसे इस हालत में देखकर हैरान हो गए। भाई साहब, क्या हुआ मेरे पति को? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? देखिए, मोहन बाकी कर्मचारियों के साथ खाना बना रहा था, तभी अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। उसमें से एक मोहन भी था। मैंने इसकी ड्रेसिंग करवा दी है। इन्हें कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। इनकी साइकिल मेरे ढाबे पर खड़ी है, मैं कल भिजवा दूंगा। इतना बोलकर मालिक वहां से चला गया। इधर मोहन को ममता ने बिस्तर पर लिटाया और उसकी माँ रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? सासू माँ, गोलू, पापा को परेशान मत करो, शायद उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है। नहीं ममता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं था। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। वो सब आप मत सोचिए। अगले दिन ममता और गोलू उसी क्लिनिक पर गए और डॉक्टर साहब को बुला कर लाए। इनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। हर दिन इनकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लगातार 3-4 महीने दवाइयां चलेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, तब जाकर ये ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब 3-4 महीने तक मोहन कोई काम नहीं कर पाएगा। अम्मा, काम करने की तो छोड़ो, लगातार 2 महीने तक तो ये बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे। घबराइए मत, मैंने पूरी तरह ठीक कर दूंगा। मैं थोड़ी देर बाद अपने कंपाउंडर के हाथों दवाइयां भिजवाता हूं और वही ड्रेसिंग भी करके जाएगा हर रोज। ठीक है डॉक्टर साहब। खैर, डॉक्टर साहब चले गए। थोड़ी देर में मोहन के ढाबे से एक लड़का आया और उसकी साइकिल देकर चला गया। तो इस तरह धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसके इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। फिर एक रोज, सासू माँ, 1 महीने से इनका इलाज चल रहा है, अब तो पैसे भी खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ, मैं अपने गहने बेच देती हूँ ताकि इनका इलाज न रुके।
तेरे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। ममता ने अपने गहने बेच दिए और उसका इलाज जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि बाकी के पैसे खाने पीने में भी तो खर्च हो रहे थे। फिर एक रोज, मोहन जी, सासू माँ, अब तो हमारे पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। इन्हें ठीक होने में अभी कम से कम 2 महीना लगेगा, इसलिए अब मुझे कोई ना कोई काम पकड़ना ही होगा। अरे ममता, लेकिन तुम क्या काम करोगी? जो काम आप करते थे वही काम आपके बदले अब मैं करूंगी, और वैसे भी मैं आपसे अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगले दिन ममता उसी ढाबे पर चली गई जहाँ पर मोहन काम करता था और मालिक से काम मांगने लगी। देखो ममता, ये कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि गांव है। इस गांव की महिलाएं घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। अब तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। ममता उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मालिक ने उसकी एक ना सुनी। वापस लौटते वक्त वो मन ही मन सोचने लगी, आज के समय में भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो मुझे करना ही होगा। वो जब अपने घर पहुंची तो घर के बाहर खड़ी मोहन की साइकिल पर उसकी नजर पड़ी। साइकिल देखकर उसके मन में एक आइडिया आया, जो काम मेरे पति करते थे वही काम मैं भी करूंगी, लेकिन किसी दूसरे के अंडर नहीं, बल्कि खुद मालकिन बनकर। मैं अपना ढाबा इसी साइकिल पर शुरू करूंगी। इस बारे में उसने अपने परिवार से बात की। फिर अगली सुबह उसने चाय, कॉफी, मक्खन, ब्रेड, सारा सामान उसने अपनी साइकिल पर लाद लिया और गली गली जाकर बेचने लगी। सबसे पहले उसने स्कूल और फैक्ट्री के बाहर जाकर नाश्ता बेचा। सारे मजदूर उसके पास आ गए। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया, इसलिए मजदूरों ने कहा, बहन जी, ये खाना जो है बिल्कुल घर जैसा है। हाँ, हम लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। तो क्या आप हमें हर रात इसी जगह खाना दे दोगी? हम कुल मिलाकर जो है कितने 50 लोग हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना पता दीजिए, मैं 50 लोगों का टिफिन आपके रूम तक पहुंचा दिया करूंगी। तो इस तरह पहले दिन से ही उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। हर दिन 50 टिफिन का ऑर्डर उसे पहले दिन ही मिल गया। सुबह जब ममता साइकिल ढाबा लेकर निकलती थी और रात को वापस आती थी तो गांव की औरतें उसे ताने देने लगी, ये देखो, हमारे गांव की बेइज्जती करवा रही है, औरत होकर साइकिल पर चलता फिरता ढाबा खोल दिया इसने। लेकिन ममता किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में फेमस होने लगी, साइकिल पर चलता फिरता ढाबा के नाम से। ये बात जब कलेक्टर तक पहुंची तब उसने पूरे गांव के सामने ममता को सम्मान दिया। वहां पर ढाबे का मालिक भी मौजूद था। अब गांव वालों का सर शर्म से झुक गया। तभी ढाबे का मालिक मन ही मन सोचने लगा, मैं पिछले 20 सालों से अपना ढाबा चला रहा हूं, पर मुझे तो आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। मुझ में और ममता में अंतर सिर्फ इतना है कि मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं बन पाया। वेल डन ममता बहन, अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब ममता पूरे शहर में फेमस हो गई। जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया तब दोनों ने मिलकर उसी गांव में खुद का ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था, इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था। मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानीपुरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानीपुरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता है भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानीपुरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ी जाती थी और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था।
और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी, इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर, इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत हैं भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहे भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही आएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो, सड़कों पर पानी भर गया तो, है घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूं भैया। चलो भाई चलो, समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था, इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है। शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं, मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है, आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानीपुरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं? आज तो एक पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। घर ही चला जाता हूं। बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है, अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है। वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बेटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया, जरा गाड़ी रोको। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन दोनों को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आत्मा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। अब मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसके खून बह रहा था। मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठाकर बारिश में भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुंचता है।
उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान न हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने ही मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही हैं। आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर बहुत गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। मनोहर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।